हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं नया चैप्टर आप लोगों को स्टार्ट करवा रही हूँ और ये है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये आपके एचटेट के लिए नोट्स हैं और ये एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जो कि आपके एचटेट टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको जो है बहुत हेल्प करेंगे उस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इसमें हम लोग आज करेंगे ब्लड। देखिए, सबसे पहले हम इसमें आते हैं ब्लड पे। ब्लड क्या होता है? ब्लड आपको पता है एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो भी है एक्सचेंज है वो सब ब्लड करवाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम ब्लड करता है। तो यहाँ पर जो है ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक फ्लूइड मैट्रिक्स और एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है और 6 to 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स कौन से पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में? वो हैं आपके फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। ये प्रोटीन्स जो है इसके अंदर मिलते हैं। फिब्रिनोजेन किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ग्लोबुलिन्स किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। और आपका एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। उसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर ये हम प्लाज्मा ही पढ़ रहे हैं, और प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें जो है ब्लड सेल्स को पढ़ना है। वही फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटिलेट्स। एरिथ्रोसाइट क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटिलेट्स आपको पता ही है जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और एक हेल्दी मैन के अंदर इनका अमाउंट 5 to 5.5 मिलियन होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, ठीक है। आरबीसी फॉर्म्ड कहाँ बनते हैं? आरबीसी रेड बोन मैरो में बनते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, दे लैक न्यूक्लियस, और ये रेड कलर पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट 12 to 16 ग्राम होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। आरबीसी हैव लाइफ स्पेन ऑफ 120 डेज, 120 दिन का इनका लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहाँ पर? स्प्लीन में। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं ब्लड में। इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, और ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये आपको याद करने हैं, इन पे से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको जो है टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं ये फेगोसिटिक इन नेचर होते हैं। और इस्नोफिल्स किस लिए हेल्प करते हैं? ये एलर्जिक रिएक्शंस में जो है हेल्प करते हैं। बेसोफिल्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं जैसे हिस्टामिन, हिपेरिन, ये सब जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेज हैं इनको जो है ये सिक्रीट करते हैं। और जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनमें जो है सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं और सबसे कम बेसोफिल्स पाए जाते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट में बी एंड टी लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं। लिम्फोसाइट बी और टी लिम्फोसाइट आपको पता होगा, ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं और ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में। अगर नहीं कराया तो जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी इनके बारे में। ये हमारी 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। फिर है मोनोसाइट। मोनोसाइट्स किसमें? ये भी फेगोसिटिक इन नेचर है। फेगोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? किल कर देते हैं दूसरे सेल्स को या फिर पैथोजेंस को या फिर ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो सेल के लिए या हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उनको जो है ये किल कर देते हैं, उनको मतलब खा जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो करना है हमें प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स। ये आपका एचटेट में पूछा जा चुका है किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये मेगाकार्योसाइट से जो है प्रोड्यूस होते हैं। और ये किसमें हेल्प करते हैं? क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और क्लॉट या कोगुलेशन कैसे होता है? फॉर्म बाय नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक कॉल्ड फिब्रिन्स। इस टाइप से जो क्लॉटिंग होती है ना, आपको दिखती नहीं है लेकिन ऐसे ऐसे ना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इसको फिब्रिन्स बोलते हैं। और फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेन। अब ये फिब्रिन कैसे बनता है? फिब्रिनोजेन से बनता है। इनएक्टिव फिब्रिनोजेन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है और जब एंजाइम थ्रोम्बिन एक्ट करता है उस पर तो फिब्रिनोजेन को, इनएक्टिव फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो थ्रोम्बिन है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम करता है।
ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन जो है वो हेल्प करते हैं इन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। ये पूछा जा चुका है कि कौन सा आयन जो है, इन 4 ऑप्शन दे रखे थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस टाइप से, और इसमें जो है कैल्शियम आयन जो है वो हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्लोटिंग में। ठीक है, फिर आ जाते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें मेन कंपोनेंट हार्ट है, और हार्ट मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है हमारी ना बॉडी में। या फिर आपने जो है स्टार्टिंग में एनिमल किंगडम अगर आपने क्लास ली है तो आप मैंने उसकी क्लास भी डाल रखी है, आप देखना उसमें आपको 3 बॉडी कैविटीज के बारे में मैंने बताया, 3 जर्म लेयर्स के बारे में बताया, सॉरी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो अलग अलग जो जर्म लेयर्स हैं वो अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती है। तो हार्ट जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। 2 कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी जहां पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, और बीच में डायफ्राम होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है इसकी, पेरिकार्डियम है, और हार्ट की आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, आगे देखिए अब, द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वॉल्व कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो हार्ट के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ स्ट्रक्चर में, इस टाइप से मैंने जो इसका एक बहुत इजी सा डायग्राम बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ देखो, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहां पर मैंने आपको बताया, द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय वॉल्व कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो यहां पर देखो, राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम एक ही बात है, और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में ना यहाँ पर जो है एक वॉल प्रेजेंट होती है, और जो है उसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल। ये ट्राइकस्पिड वॉल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और ट्राइकस्पिड वॉल्स क्या होती हैं, वॉल्स ना एक ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए मीडियम होती हैं, जो इधर से उधर जाने में और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को जो है ये प्रिवेंट करती हैं। तो इसमें जो है जैसे पानी की वॉल्व होती है ना, ओपन कर देते तो पानी बाहर आ जाता है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हैव बाइकस्पिड वॉल। यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पर क्या है, इधर क्या है, बाइकस्पिड वॉल जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद opening of right and left ventricle into pulmonary artery and aorta are provided with semilunar वॉल्व्स। देखो, इससे पहले मैं आपको ना एक बार हार्ट का पूरा डायग्राम थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। देखो, इसमें ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, और ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम है, इसीलिए इसको ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। मैंने इसको लिखा भी होगा, ये रहा, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है इनको डिवाइड कर रही है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो, ये जो है 2 ऑरिकल्स को डिवाइड कर रही है, ये वाला सेप्टम, तो इसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। इसको बोला जाता है इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रही है, ये बीच वाली लाइन 2 वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रही है, तो इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ये बाइकस्पिड वॉल्व होती है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ऊपर आपको लंग्स दिख रहे होंगे, नीचे जो है बॉडी ऑर्गन्स या सेल्स होते हैं। ठीक है, तो लंग्स से जो है जब ब्लड आता है, और लंग्स से कैसा ब्लड आएगा आपको पता ही है, लंग्स से कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। वैसे जो वेन्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहां पर वेन जो है वो क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, पल्मोनरी वेन, एक्सेप्शन होती है ये। अब ये जो है ब्लड को लेकर आगे लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहां पर जो है वॉल प्रेजेंट होती है, सेमिल्यूनर वॉल्स। ये सेमिल्यूनर वॉल्स क्या करती हैं, ये भी ओपनिंग का ही काम करती हैं, ओपनिंग क्लोजिंग में, और बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेंगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है अयोटा के थ्रू, अयोटा एक आर्टरी है, बॉडी सेल्स या टिश्यूज में जो है चला जाता है, या ऑर्गन्स में चला जाता है। और सेल्स या टिश्यूज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ये ऑक्सीजन, ये जो ब्लड है, ये जो आया, इसमें से ये जो सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेंगे, और उस ब्लड में, क्योंकि सेल्स के अंदर क्या चलता रहता है, ऑक्सीडेशन चलता रहता है, और ये क्या करते हैं, ये फूड प्लस ऑक्सीजन से एनर्जी का प्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं ये, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और तो साथ में जो है CO2 रिलीज होता रहता है। तो इस CO2 को ये जो है इस ब्लड से ऑक्सीजन को वो करके एब्जॉर्व करके CO2 इसके अंदर छोड़ देंगे। और फिर अब ये ब्लड, क्योंकि इस ब्लड के अंदर CO2 होगा, तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ये। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू, वेना कावा एक वेन है,
इसके थ्रू ये जो है आगे चला जाता है किसमें, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल, और यहां से पल्मोनरी आर्टरी इसको कहां ले जाती है, लंग्स में ले जाती है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वहां पर जाने के बाद इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है और इसमें से CO2 को रिमूव करके वापस जो है एल्वेलाई से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाती है, जो हमने कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और वो जो है बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से इसका मीडियम होता है पूरा, किस तरीके से प्रोसेस होता है। अब आप अगला पॉइंट देखिए इसमें, अ नोडल टिश्यू एसए नोड इज प्रेजेंट इन द राइट आर्ट्रियम लोअर लेफ्ट कॉर्नर। देखो एसए नोड जो है वो प्रेजेंट होता है। एसए नोड्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो एसए नोड कहां प्रेजेंट होता है, एसए नोड प्रेजेंट होता है इन राइट आर्ट्रियम। तो राइट आर्ट्रियम यहां पर है और उसके बेस के पास यहां पर जो है एसए नोड प्रेजेंट होता है, और उसके बाद एक नोड और प्रेजेंट होता है जिसको एवी नोड बोलते हैं। ये कहां प्रेजेंट होता है, नियर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कौन सा है, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा, तो इसके आसपास जो है ये एवी नोड जो है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और दीज नोडल मस्कुलेचर हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। और हार्ट आपको पता है बीट करता है 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। ठीक है, तो ये जो भी इसके पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पर कवर करे। उसके बाद अब मैं आपको कार्डियक साइकिल जब पढ़ाऊंगी तो बाकी जो डाउट्स हैं आपके उससे रिलेटेड वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल जिसको हार्ट साइकिल भी बोलते हैं। इन स्टार्टिंग में सारे जो 4 के 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब कि ये जो आपने यहाँ पर देखे थे, राइट ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सारे जो है चारों के चारों क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं, इसीलिए इसको ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगी तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन और वेना कावा के थ्रू फ्लो करेगा इनटू लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज में थे, उसके बाद क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये ओपन होंगी, ये ओपन होंगी। तो उसके बाद फिर क्या होगा, जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन और वेना कावा के थ्रू जो है एंटर करेगा किसमें, राइट और लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, राइट और लेफ्ट ऑरिकल में जो है एंटर करेगा ब्लड। उसके बाद सेमिल्यूनर वॉल्स आर क्लोज ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस स्टेज में जो यहाँ पर जो सेमिल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है, एक वॉल यहाँ पर है, ऐसे ही वॉल्स जो है यहाँ पर भी होती हैं, इधर भी होती है वॉल, इधर भी होती है सेमिल्यूनर वॉल। तो ये जो सेमिल्यूनर वॉल्स होती हैं, ये सेमिल्यूनर वॉल्स इस टाइम पर क्लोज हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर है एसए नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ आर्टरिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन द आर्टरियल सिस्टोल। अब क्या होता है, जो एसए नोड होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। वो जो है एक तरीके से एसए नोड को पेस मेकर भी बोला जाता है, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो दोनों हमारे ऑरिकल्स हैं या आर्टरियां हैं वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी इसको बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। और इसकी वजह से फिर क्या होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल तो अभी रिलैक्स ही है, देखो पहले दोनों रिलैक्स थे जिसको ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज बोला था। ठीक है, अब उसके बाद ऑरिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऑरिकल क्या करेंगे, अपने अंदर से जो ब्लड है उसको जो है नीचे पास करेंगे, किसमें, वेंट्रिकल्स में जो है क्या करेंगे, ऑरिकल्स ब्लड को पास करना शुरू करेंगे जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देन एक्शन पोटेंशियल रीच टू। अब उसके बाद जब ये ऐसा होता है, जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो है वेंट्रिकल्स में ब्लड जाता है और वेंट्रिकल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है अप्रोक्सीमेटली 30%। ठीक है, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से, ऑरिकुलर सिस्टोल से कहां जाएगा, अब वो वेंट्रिकल मस्कुलेचर में जाएगा, मतलब अब वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या कॉज होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉज होगा। इट कॉजेज क्लोजिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाएंगी। अब मतलब कि ऑरिकल से और ब्लड इसमें नहीं आएगा। जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था, जब ब्लड आ गया लेफ्ट इन दोनों में, ठीक है, वेंट्रिकल्स में, जब ज्वाइंट डायस्टोल में थे उस टाइम पर यहां से ब्लड आ रहा था, यहां से ब्लड आ रहा था ऑरिकल्स में, जब ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज में थे, मतलब दोनों ही रिलैक्स थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिलैक्स थे, तो ये ब्लड को आगे पास कर रहे थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों वेंट्रिकल्स, तो ये यहां से इसको जो है बंद कर देंगे वॉल्व्स को, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, और ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लड को आगे पास करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पास करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पास करेगा आगे अयोटा में, और राइट वेंट्रिकल कहां पास करेगा, लंग्स की तरफ
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये जो है ब्लड को पास करते हैं, अलोइंग द ब्लड टू मूव फर्दर। वेंट्रिकुलर प्रेशर देन रिड्यूस कॉजिंग वेंट्रिकल्स टू रिलैक्स। उसके बाद जो है वेंट्रिकुलर प्रेशर, जब ये सारे ब्लड को पास कर देंगे तो वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो जाएगा और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व फिर से ओपन हो जाएंगी हमारी। ठीक है, एंड ब्लड नाउ फ्रीली मूव्स टू वेंट्रिकल, और अब ब्लड जो है दोबारा से मतलब मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब मूव करने का वेंट्रिकल्स में तो बाद में करेगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल खुल गई तो ऑरिकल से जो है वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, द आर्टरी एंड वेंट्रिकल नाउ वंस अगेन इन ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज। उसके बाद जो है दोबारा से ये डायस्टोल ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज में आ जाएंगे, मतलब पहले ज्वाइंट डायस्टोल में थे, फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, फिर वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये दोबारा ज्वाइंट डायस्टोल स्टेज में चले जाएंगे। अब क्या होगा, मतलब कि दोनों ये फिर से रिलैक्स हो गए, अब दोबारा से वही साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो ये जो साइक्लिकल रिपीटेशन होती है ना इवेंट्स की हार्ट में, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं और इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकंड होती है। और ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स 70 ml ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, हर वेंट्रिकल कितना 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो पास करता है, वेंट्रिकल जो है 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो आगे पास करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और अब ये जो आपका कार्डियक मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम है और हार्ट रेट है, इसको जब इनको मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो इसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट बोला जाता है, कार्डियक आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है जिसको लब बोलते हैं, नाम भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हार्ट साउंड को लब बोलते हैं, और वो कब प्रोड्यूस होती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब बंद होती है उस टाइम पर जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। और दूसरी हार्ट साउंड डब, वो कब प्रोड्यूस होती है, जब सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सॉरी। ठीक है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है हार्ट की उनको जो है शो करता है कार्डियक साइकिल के टाइम पर। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से ये ग्राफ होता है PQRST। यहाँ पर जो पी वेव है, पी वेव क्या दिखा रही है, इट कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। ये क्या दिखा रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, मतलब कि जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल हो रहा है, तो उस टाइम पर ये जो है डीपोलराइजेशन जो है क्या दिखा रही है, डीपोलराइजेशन शो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा QRS वेव। QRS वेव क्या दिखाती है, QRS वेव हमारा दिखाती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। यहां आप देख लो दोबारा, QRS वेव क्या दिखा रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दिखाती है। और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का मतलब क्या है, जब वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। उसके बाद टी वेव, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को शो करती है टी वेव की भाई अब दोबारा से वो किस में आ गए हैं, नॉर्मल स्टेट में आ गए हैं वेंट्रिकल्स, मतलब रिलैक्स स्टेट में आ गए हैं कॉन्ट्रैक्शन से, तो उसको टी वेव जो है डिनोट करती है। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स के जैसे हाई बीपी, हाई बीपी जो भी एक डिसऑर्डर है, देखो नॉर्मल हमारा बीपी है वो होता है 120 और 80। ठीक है, मतलब ये लोअर बीपी इतना, हाई बीपी इतना होना चाहिए। लेकिन जब ये बीपी हमारा जो है कितना हो जाए, 140 हो जाए, तो इसको जो है हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, हाई बीपी बोला जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी हार्ट डिजीजेज हैं वो देखने को मिलती हैं, हार्ट जो है वो अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाता, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इसमें होती हैं। दूसरा जो डिसऑर्डर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, तो इन ब्लड वेसल्स के ना इधर ऐसे ऐसे ना यहाँ पर डिपोजिशन हो जाती है कुछ सब्सटेंसेस की, जैसे कोलेस्ट्रॉल जम गया, फैट जम गया, तो इसकी वजह से यहाँ बीच में जो रास्ता है ना ब्लड के फ्लो का, ये कम हो जाता है। तो ब्लड को ना जगह कम मिलती है, एक तो ये इसमें से फ्लो हो ब्लड और एक इसमें से फ्लो हो, तो यहाँ पर जगह कम हो जाती है। इसके लिए ल्यूमन का जो एरिया है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है पेन होना भी शुरू हो जाता है कई बार, और ब्लड जो है सप्लाई भी अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तीसरा जो है एंजीना। एंजीना क्या होता है, ये एक्यूट चेस्ट पेन है। कब होता है ये, जब इनफ ऑक्सीजन, मतलब जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतना ऑक्सीजन हार्ट मसल्स को ना मिले, तो उस टाइम पर जो डिजीज है उसको जो है एंजीना बोलते हैं। फिर है हार्ट फेलर। हार्ट फेलर क्या होती है, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। वो स्टेट हार्ट की जब क्या हो, ये जो है ब्लड को इफेक्टिवली पंप ना करे, मतलब बात ही खत्म हो गई यहाँ पर सारी। ठीक है, नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हार्ट
फेलर की, अब ब्लड को जो है वो अच्छे से इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा है, मतलब हार्ट फेलर तो आदमी खत्म ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो हमने आज लिया था चैप्टर, ये था आपका हार्ट से रिलेटेड था, सर्कुलेशन से था। नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक्सक्रीशन का कराऊंगी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी चल रही है, एक्सक्रीशन के बाद इसमें 2 चैप्टर और रह जाएंगे हमारे, हम वो कंप्लीट करेंगे और आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये जो एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इनको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जितना आप लोग शेयर करोगे एक दूसरे को, आप लोगों को हेल्प होगी, आपके फ्रेंड्स को हेल्प होगी, ठीक है। और जो है भाई साफ सी बात है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी कि आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बनाने का फायदा है। नहीं तो इतने अपने बिजी शेड्यूल में से ना मन भी नहीं करता, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा आगे बनाने का, मैं भी अपना करूंगी कुछ, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।